विच गैस इज पोल्यूटेंट एंड बेनिफिशियल टू लाइफ? निम्नलिखित में से कौन सी गैसें प्रदूषक व जीवन के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन O2 एंड सी ऑप्शन CH4 एंड डी ऑप्शन O3। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड बी को बोलते हैं ऑक्सीजन एंड मीथेन एंड ओजोन गैस। निम्न में से कौन सी गैसें प्रदूषक व जीवन के लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन मीथेन एंड डी ऑप्शन ओजोन गैस। बताओ बच्चों फटाफट चैट सेक्शन के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है आपका। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको एनवायरमेंट साइंस की पूरी प्लानिंग कि आपको कैसे तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर द एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण अध्ययन का कैसे अध्ययन करना है, उसका पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति को बताने वाला हूं आज कि पेपर कैसे आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कितने मार्क्स का होता है और हाउ टू एग्जाम क्वालिफाई, हम एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, पास करें, वो सारी बातें बताने वाला हूं। पहले मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शाबाश। कि विच गैस इज पोल्यूटेंट एंड इज बेनिफिशियल टू लाइफ? ऐसी कौन सी गैस है जो कि एज ए प्रदूषक की तरह काम करती है? शाबाश। मैं बच्चों के कमेंट चेक कर रहा हूं। नहीं बच्चों, मीथेन गैस नहीं, बिल्कुल गलत। शाबाश बच्चों, चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दो। तब तक बच्चों का वेट करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, फटाफट इसका आंसर दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। शाबाश शाबाश। सारे बच्चे इसका आंसर दो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ए ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन O2 एंड सी ऑप्शन CH4 एंड डी ऑप्शन O3 ओजोन गैस। जल्दी शाबाश। मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूं बच्चों आपको। वी नो दैट ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कभी भी पोल्यूशन गैस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पोल्यूशन गैस इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए एक प्रकार की प्राण वायु है, इज द लिविंग गैस फॉर लिविंग, जीवन जीने के लिए उत्तरदायी। अगर किसी को ना एनवायरमेंट साइंस का महत्व समझाना ना, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट साइंस, अगर किसी को समझाना हो व्हाट इज द एनवायरमेंट साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट साइंस, या व्हाट इज एम ऑफ माय लाइफ। अगर बच्चों कभी आपको फील हो ना कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने क्या बनना है, तो एक काम करना, अगर आपको इसकी वैल्यू जाननी हो O2 की, आपको पता है कि O2 का निर्माण कौन करता है, O2 की फॉर्मेशन कौन करता है, O2 की सिंथेसिस कौन करता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस कौन करता है? आपके प्लांट्स, जिसे हम काट करके सेक देते हैं। ट्रीज, ट्रीज अभी बोलते हैं ट्रीज लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको ना पर्यावरण का महत्व जानना हो तो अपने नाक को 2 मिनट तक बंद करके देख लेना, पता लग जाएगा कि पर्यावरण का महत्व क्या है, एनवायरमेंट साइंस का महत्व क्या है, और मैं क्या बनने आया हूं या आई हूं, आपको पता लग जाएगा। 2 मिनट तक चेक करके देखना, करना नहीं है, बता रहा हूं कि ये दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट साइंस, ये इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट। तो मेरे पर्यावरण का महत्व क्या है? आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे, सर 1 मिनट के लिए नाक बंद कर लीजिए, पर्यावरण का महत्व पता लग जाएगा आपको, समझे, है ना? तो वो बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस तो कभी भी नहीं, ऑक्सीजन गैस तो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। CH4 मीथेन गैस, मीथेन गैस एक पोल्यूशन गैस तो है लेकिन बेनिफिशियल गैस नहीं है, डजंट बेनिफिशियल गैस। CH4 बेनिफिशियल गैस नहीं है। ओजोन गैस जो है ना, ओजोन गैस भी पोल्यूटेंट गैस है लेकिन इतनी बेनिफिशियल हमारी लाइफ के लिए नहीं है जितनी एज कंपेयर टू करूंगा कि ये लाइफ के लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं है, एक्चुअली बेनिफिशियल है लेकिन ये मेनली पोल्यूटेंट गैस में काउंट नहीं होती। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल की जो 5 लेयर्स होती हैं, है ना, जो 5 लेयर्स होती हैं वायुमंडल की, ये कहां सर्वाइव करती है? फर्स्ट लेयर का नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर यानी शोभ मंडल। आप मुझे आंसर बताओ फटाफट। हर क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलेगा, हर प्रश्न के साथ आपको नई नई चीजें मिलेंगी। स्ट्रेटोस्फियर
इसको बोलते इसको बोलते हैं ट्रोफोस्फीयर, बोलते हैं T4 ट्रोफोस्फीयर, हिंदी में शोभ मंडल। एंड सेकंड ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर यानी तापमंडल। सेकंड लेयर का नाम क्या है? वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं। ये भी टॉपिक करवाऊंगा जब टॉपिक आगे आएगा। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ओजोन लेयर, ओजोन गैस कौन सी लेयर में मिलती है? ट्रोफोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, या मीजोस्फीयर में, या आयनोस्फीयर में, या एक्सोस्फीयर में। हिंदी में बात करूं तो शोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या आयन मंडल में, या बहिर्मंडल में यानी एक्सोस्फीयर में। बताओ बच्चों, ये ओजोन गैस कहां मिलती है? ओजोन गैस शाबाश बच्चे बोल रहे स्ट्रेटोस्फीयर में, तापमान में मिलती है, यानी समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की द्वितीय परत में मिलती है। और ओजोन गैस का बच्चों एक बार बता दो, उसका फायदा क्या है? जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश बच्चों, इसका फायदा क्या है ओजोन गैस का? बच्चों ओजोन गैस जो होती है ना, ये ना क्या करती है, एक ना लेयर की फॉर्मेशन करती है। ओजोन गैस है एक गैस, ये एक ना लेयर की फॉर्मेशन कर देती है, ऐसे करके लेयर की फॉर्मेशन करती है। ये लेयर बन गई, ये बन गई ओजोन लेयर, इसको बोला गया ओजोन लेयर। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ओजोन लेयर इज द सर्वाइव करती है द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी द्वितीय परत में पाई जाती है वायुमंडल के, और ये कौन सी परत का नाम क्या है? दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, यानी समताप मंडल में ये लेयर पाई जाती है ना। लेकिन ये फायदा ही करते सर हमारा, आपको बताया कि सूर्य देवता से, हमें सूर्य देवता से क्या मिलती है? रेडिएशंस मिलती है, कई प्रकार की विकिरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं, बहुत प्रकार की रेडिएशंस, मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हमारी अर्थ तक आते हैं। उसमें से ना एक यूवी टाइप का होता है रेडिएशन, क्या नाम है इसका? यूवी टाइप यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा मतलब होता है परा, वायलेट मतलब होता है बैंगनी, बैंगनी किरणों का एक क्या आता है, एक रेडिएशन आती है इसके बीच में। अगर वो रेडिएशन हमारे ऊपर आ जाए ना, हम यहां सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो रेडिएशन आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं घूम रहा हूं और ये रेडिएशन मेरे ऊपर आ गया, जिसको बोलते हैं यूवी लाइट्स यानी यूवी रेडिएशन, यानी बड़ा बैंगनी विकिरणें अगर मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरी आईज खराब हो जाएगी। आईज पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को सफेद मोतिया हो जाएगा, है ना। सफेद मोतिया आपने सुना होगा, व्हाइट जो उसको बोलते हैं अपने, सफेद मोतिया हो जाएगा मुझे। और दूसरी चीज, मुझे स्किन कैंसर होने की भी चांसेस हैं, है ना। मेरी आईज खराब हो जाएंगी, मेरी स्किन कैंसर हो जाएगा, मुझे स्किन से संबंधित मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मुझे फेस आउट करना पड़ेगा, यानी त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाएंगी मुझे। तो उसको रोका कैसे जाए, है ना, उसको कैसे उसके आगे बैरियर लगाया जाए? तो ओजोन लेयर जो होती है ना, वो एज ए बैरियर काम करती है बच्चों, एज ए बैरियर काम करती है। क्या काम करती है? बैरियर, उसको रोकती है, त्वचा से संबंधी रोग ना हो। जैसे ही आती है ये लाइट, यहां पर ओजोन लेयर इसको रोक देती है और हमारे तक यूवी रेज पहुंच नहीं पाते। 99% ये क्या हो जाती है? यूवी रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और हम तक पहुंच नहीं पाती। बहुत ही कम मात्रा में ये हम तक पहुंच पाती है, बहुत ही कम मात्रा में हम तक पहुंच पाती है। यूवी रेज जो है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में हम तक पहुंच पाती है वाली, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां से क्या जाती है? परावर्तित हो जाती है। बच्चों बात समझे, इसका इतना बड़ा बेनिफिट है हमारी लाइफ में। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ये पोल्यूटेंट गैस में मेनली काउंट नहीं होती, बेनिफिशियल तो है हमारे लिए, है ना। तो इसको अपने ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आंसर भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो गया। तो सर सही क्या हुआ? CO2। सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पॉसिबल है कि ये हमारे लिए प्रदूषक गैस भी है और अपने लिए बेनिफिशियल भी है? कैसे सर, इसको आप कैसे कह रहे हैं? दिस इज पॉल्यूटेंट गैस।
बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। जब आप व्हीकल चलाते हो व्हीकल ना, तो उससे भी CO2 गैस रिलीज होती है ना। तो वो CO2 गैस क्या है, कई प्रकार के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती है, कई प्रकार के यौगिकों की फॉर्मेशन करती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है और एक पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक का निर्माण करते हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रेथिंग करने में दिक्कत आती है, श्वसन करने में दिक्कत आती है। समझे बात को? तो ये ये ना CO2 भी बिल्कुल माइनॉरिटी लेवल पे इसको पॉल्यूटेंट गैस माना गया, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऑक्सीजन ओजोन गैस से कंपैरिजन करूं तो ये हमारे लिए CO2 बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज बेनिफिशियल फॉर मी एंड यू? क्योंकि हम तो इसको रिमूव कर रहे हैं। जब आप सांस लेते हो, आपने सांस लिया, अंदर कौन सी गैस गई? ऑक्सीजन गैस। जब आपने रिमूव इनहेल किया इसको, जब अपने एक्सहेल करेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी निकलेगी बच्चों? कौन सी निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इनहेल कर रहे हो O2, बाहर कौन सी निकाल रहे हो? CO2। तो CO2 जा रही है वातावरण में, एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में इसको कौन गेन कर रहा है? प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स है ना वो इसे गेन कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स के लिए O2 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लांट्स की ऑक्सीजन, ट्रीज की ऑक्सीजन, पेड़ पौधों की ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? तो तुम बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि CO2 के बिना प्लांट्स का जीवन पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझे बच्चों? तो CO2 बहुत बेनिफिशियल। अगर प्लांट्स को CO2 नहीं मिलेगी तो हमारा क्या नुकसान है जी? ना मिले तो ना मिले, हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। जो आप खाते हो ना, ये पिज्जा खाते हो, पिज्जा, है ना, जो आप पिज्जा खाते हो, जो आप बर्गर खाते हो, तरह तरह की चीजें खाते हो जो नहीं खानी चाहिए हमें, है ना। तो वो चीजें जो हमें, हाँ, ये चीजें हमें कहां से मिलती हैं? ये हमें प्लांट से मिलती हैं। अगर CO2 नहीं मिले, प्लांट्स को CO2 ना मिली ना, तो ये बनाएगा नहीं वो। आप पिज्जा और बर्गर नहीं बना सकते, आप मैगी नहीं बना सकते, आप चाउमीन नहीं बना सकते, एनीथिंग बट एल्स आप कुछ नहीं बना सकते। आप चपाती, गेहूं, व्हीट, चावल, राइस कुछ भी नहीं बना सकते आप, अगर प्लांट्स को CO2 नहीं मिलती है। तो कैसे? तो हाउ टू पॉसिबल? ये कैसे? बात समझ नहीं हमें, ये तुम्हें समझाने वाला हूं मैं, है ना। तो तुम्हें कितनी एक वन क्वेश्चन से तुम्हें कितनी बातें क्लियर होगी कि सर ओजोन गैस कहां सर्वाइव करती है? सर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। ओजोन लेयर हमारा फायदा करती है, ओजोन लेयर हमारा फायदा करती है सर, वो यूवी रेस को आने से रोकती है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरणों को आने से रोकती है। और पराबैंगनी विकिरण में हमारी क्या हार्मफुल इफेक्ट बन जाती है? तभी बोलते हैं कि गर्मियों में, समर्स में हमें अपने आप को ढक करके निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूवी लाइट की उस टाइम इंटेंसिटी, तीव्रता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमें सन क्रीम लगा करके निकलना चाहिए ताकि यूवी का हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। आपको पता है कि 99% तो ओजोन गैस इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, लेकिन 1% तो आ रही है ना पृथ्वी पे, है ना। 1% तो हमारे अर्थ की प्लेनेट पे आ रही है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये सारे के सारे जो मैं लाइन बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द के अंदर उत्तर मिलेगा, प्रश्न मिलेगा। ईच एंड एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन, तुम्हें वहां क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। तो मेरी बात समझ आई कि CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें पिज्जा और बर्गर नहीं मिलेगा, तुम्हें सबसे मेन चीज ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। समझे बात को? तो ये चीज समझाना है हमें। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ए टिक कर लो बच्चों, शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड। इसके दौरान इन ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन हमने काफी चीजें सीखी, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। जो बच्चे नहीं है, ये होगी बात क्लियर होगी, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला, इस क्वेश्चन को अपने बाद में करेंगे, पहले अपने थोड़ा सा अपने सिलेबस को देखते हैं। बच्चों आपका एनवायरमेंट साइंस का जो सिलेबस है वो देखते हो फटाफट, है ना, आपके सामने आ रहा है। एनवायरमेंट साइंस जो आपका है, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। पहले बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं ये बात कि ये पेपर जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलते हैं आगे। ये पेपर जो होता है ये होता है क्वालिफाई नेचर का, सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब आपको
सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क्स लेने हैं। अगर आपको 36 मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफाई कर गए, अगर आपको 36 मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो गए। यानी 36% मार्क्स लेने हैं आपको, 36%। एनीवन एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपकी यूनिवर्सिटी के, एमजीएसयू के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पेपर में आपको 36% मार्क्स लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। तो आपको इसमें से 100 में से ये पूरा पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा और आपको 36 मार्क्स लेने होंगे, है ना। द मार्क्स secured in this paper shall not be counted in awarding the division to a candidate। मतलब क्या कहता है कि जो आपकी डिवीजन बनती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर मैं सामान्य शब्दों में बात करूं तो ये कहता है कि आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे मार्कशीट में। सबसे अच्छी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। दिस कैंडिडेट हैव टू क्लियर कंपल्सरी पेपर इन 3 years। ये कहता है कि ये कंपल्सरी पेपर है, 3 साल में एक बार भी क्लियर कर सकता है, जब मर्जी क्लियर करे। उसका मन है तो वो फर्स्ट ईयर में क्लियर करे, उसका मन है तो वो सेकंड ईयर में क्लियर करे, उसका मन है तो थर्ड ईयर में क्लियर करे। लेकिन हमारा मन तो है कि हम फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करेंगे, हम क्यों बैक लगवाएं अपने, है ना। नॉन अपीयरिंग एंड एब्सेंट इन दिस एग्जामिनेशन कंपल्सरी पेपर विल बी काउंटेड ए चांस। तुम्हें मतलब अगर आपने पेपर नहीं दिया बीएससी फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर में, या बीबीए ऑल फर्स्ट ईयर स्ट्रीम्स के अंदर अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आपका चांस काउंट कर लिया जाएगा। फिर आपको 2 चांस और मिलेंगे इसको पास करने के लिए, बीएससी सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, कंपल्सरी इन फर्स्ट ईयर फॉर ऑल स्ट्रीम्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, है ना। जितने भी ये सिलेबस जो बनाया है वो सारी की सारी फर्स्ट ईयर क्लास में लगेगा, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर, चाहे वो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर है, चाहे वो बीए बीएड फर्स्ट ईयर है, ऑल फर्स्ट ईयर के अंदर, है ना। तो दिस पेपर विल बी 100 मार्क्स। ये पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। देयर विल नो प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट शुड बी अवेयर। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, समझे बात को। देयर विल बी 100 क्वेश्चन इन दिस पेपर, मल्टीपल चॉइस, ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क। ये कहता है कि टोटल 100 प्रश्न आएंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होगा मल्टीपल चॉइस वाला होगा, यानी ए बे से द, यानी उसमें क्या होंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें आपको टिक करना है। अगर आप सही तो सही, अगर आप रॉन्ग तो रॉन्ग, ये बात है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देख लो बच्चों, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एक प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 100 की सेंचुरी मार्क आनी है, बिना कुछ दिमाग लगाए 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको सोच करके करने हैं। ओके, कोर मॉड्यूल सिलेबस फॉर एनवायरमेंट स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर ऑल ब्रांचेस इन हायर एजुकेशन। जितनी भी ब्रांचेस हैं हायर एजुकेशन की उनके लिए है। हमारे सामने सिलेबस आ गया बच्चों। यहां तक आपको ये बात समझ में आई, आपके जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये बात समझा देना, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ताकि आपको हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं कहता हूं, बच्चे कहते हैं सर हमें बुक कौन सी लेनी है, बुक कौन सी लेनी है। बच्चों आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर लगा रहे हो, अगर आप मेरे लेक्चर लगा रहे हो तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स, हम क्या आपकी वीडियो देख करके नोट्स बनाएं? अगर आपका मन करता है तो वीडियो देख करके नोट्स बना लो, क्योंकि बिकॉज वीडियो देख करके आप नोट्स बनाते हो तो आपको याद हो जाता है, आपको, है ना। मेरी क्लास में आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, आपको नोट्स एंड टाइम पे मैं दूंगा, ये चिंता मत करना। हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, सारे नोट मिलेंगे आपको। पीडीएफ की पीडीएफ आपको सारे सेंड कर दूंगा, चिंता मत करना इस बात की कि सर नोट नहीं देंगे। तुम भी बनाओ, मैं भी दूंगा, और इतने सारे मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तुम्हें कि उससे बाहर आएगा ही नहीं। अगर तुमने एक्सपीरियंस चेक करना हो, बीएससी जितने भी फाइनल वाले स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल, ऑल फाइनल स्ट्रीम्स पेपर देकर के आए हैं, सारे बच्चे पास हैं। अभी रिजल्ट आया उनका हाल ही में, सारे बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो ये करना है, ये हमारे काम की क्या है, ये हमारे रीड के एग्जाम में काम आएगा। रीड जब आप करोगे ना तो रीड लेवल फर्स्ट में काम आएगा, सीटेट के लेवल फर्स्ट में काम आएगा एनवायरमेंट साइंस, और कहां काम आएगा, जितने भी बैंक के पेपर होते हैं, जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं वहां काम आएगा। ये सारा वहां काम आने वाला बच्चों आपके। ओके, फटाफट सिलेबस को मैं डिस्कस करता हूं। पैटर्न आपको मैंने समझा दिया, अब पैटर्न आपको समझा चुके हैं बच्चों, चलते हैं आगे।
द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी डेफिनेशन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी, एंड अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, हमें क्या, हम जनता को जागरूक कैसे बनाएं, है ना, पब्लिक अवेयरनेस कैसे लाइक करके आए, और नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें नाम आए रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इसमें हर साल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, हिंदी बात करूं नवीन करणीय एंड अनवीन करणीय, नवीन करणीय एंड अनवीन करणीय, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास जितने प्राकृतिक संसाधन है वो, एसोसिएटेड प्रॉब्लम, फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी जंगल के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जंगल के जितने भी संसाधन हैं, है ना, यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जितना हम ओवर यूज कर रहे हैं चीजों का, अत्यधिक और सीमित मात्रा में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, वो नुकसान हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों उन्मूलन, यानी वनों की कटाई करना। टिम्बर एक्सप्लॉयटेशन यानी जितनी भी टिम्बर जो लकड़ी होती है उसको वो करना, मतलब काटना। माइनिंग करना यानी खनन करना, खनन। ऐसे क्वेश्चन। डैम्स, जितने भी डैम बने हुए हैं, भाखड़ा डैम बना हुआ, जितने भी डैम बने उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसका ट्राइबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, ये सारी बातें। ये ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा सूखा पड़ जाना, फ्लड का मतलब बाढ़, है ना। तो ये सारी बातें हमें इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करनी है। जितने भी लैंड रिसोर्सेज हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम, ये सारी बातें अपने फूड वेब, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। ये सबसे मोस्ट, ये पर्यावरण की जान जो है वो इकोसिस्टम है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो हमारा बनता है इकोसिस्टम बनता है बच्चों, समझे बात को। ये सारी बातें हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर के अंदर। एंड उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट आएगी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक तरफ तो इंसान रहते हैं, दिस इज अ बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित संजीव, है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग रहते हैं और ह्यूमन बीइंग के साथ आपने कभी देखा हो तो एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं ना, डॉग वगैरह, काउज वगैरह यानी गाय, कुत्ता, है ना। तो एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं, ट्रीज भी सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कि ये जैव विविधता है कि जीवों में अनेकता में हमें एकता मिल रही है। हमारे पास बहुत कुछ है ना। एनिमल्स भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी है, ट्रीज भी है, प्लांट्स भी है, एवरीथिंग बट एल्स, है ना, बर्ड्स भी है, हम सारे एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं। इट इज बायोडाइवर्सिटी। और इस जैव विविधता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जैव विविधता, उसको कंजर्वेशन, उसका बचाना कैसे, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसकी बातें इसमें करेंगे, यानी संरक्षण के बारे में। ओके, ये सारी चीजें हैं आपके, ये सारी चीजें हैं। इसको साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चों, कोई दिक्कत आए तो बताना। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। बच्चों आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पॉल्यूशन। अगर आप वन वर्ड में इसको डिफाइन करो, व्हाट इज द मीन ऑफ पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको वन लाइन में डिफाइन करेंगे। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण का मतलब बताओ कि व्हाट इज प्रदूषण, व्हाट इज पॉल्यूशन। शाबाश, जल्दी बोलो क्या मतलब है इसका, वन लाइन में डिफाइन करें। हमारी जिंदगी में कुछ भी अनचाहा हो जाए, हमारी जिंदगी में कुछ भी अनवांटेड हो जाए जो हम नहीं चाहते थे, दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। वो जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसका नाम दे दो, समझे। अनवांटेड इन माई लाइफ, अनवांटेड, ऑल अनवांटेड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ इज पॉल्यूशन। मैं रोड से निकल रहा था, हम सब जा रहे थे, धुआं आ रहा है, इतना धुआं जो मेरे लिए अरुचिकर है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे ब्रेथिंग में दिक्कत आ रही है, मुझे श्वसन लेने में, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब अनचाहा, अनवांटेड, ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे को परेशान कर रहे हैं, दिस इज पॉल्यूशन। और वो पार्टिकल सारे कहां, एयर के अंदर, हवा के अंदर, वायु के अंदर, एयर पॉल्यूशन, है ना। दिस इज अनवांटेड, अनचाहा कुछ भी होना,
उसको बोलते हैं पोल्यूशन बोलते हैं। सब कुछ अनवांटेड होना लाइफ में, इट इज पोल्यूशन। आपसे कोई पूछे कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, अगर मुझे अवांछनीय ध्वनि, अनवांटेड साउंड, जो मैं नहीं सुनना चाहती, जो नहीं सुनना चाहता, अनवांटेड साउंड इज द साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ऐसे ही सोइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन वर्ड का मतलब अनवांटेड सब्सटेंस इन माय लाइफ, इंसिडेंट। ओके, तो कुछ अपने सोशल इश्यूज है, जैसे ये प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सारे एक्ट भी आते होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 98, सारे अपने एक एक चीजें करने वाले हैं। ये हमारी बातें खत्म हुई है ना, हमारी बातें ये वाली खत्म हुई। अब आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं फटाफट बच्चों, क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे, एट व्हाट टाइम ऑफ डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम? दिन के किस समय सापेक्ष आर्द्रता सामान्यता न्यूनतम होती है? बच्चों बताओ, ऐसा दिन के समय कौन सा दिन होता है, ऐसा कौन सा टाइम होता है, ऐसा कौन सा टाइम इंटरवल होता है, ऐसा कौन सा पहर होता है जहां पर आर्द्रता सामान्यता न्यूनतम होती है? ए ऑप्शन व्हेन द एयर टेम्परेचर इज द हाईएस्ट, बी ऑप्शन अबाउट मिडनाइट, सी ऑप्शन जस्ट बिफोर सनराइज एंड डी ऑप्शन व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लोएस्ट, जब वायु का तापमान अधिकतम हो तब सूर्योदय से एकदम पहले, मध्य रात्रि में, एंड जब वायु का तापमान न्यूनतम हो तब। शाबाश बच्चों, बताओ क्वेश्चन क्या है? दिन के समय सापेक्ष आर्द्रता न्यूनतम होती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर। तुम इसका आंसर दो, मैं साथ के साथ नोट कर रहा हूं, तुम्हारी चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दो। शाबाश बच्चों, सब्सक्राइब करो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। शाबाश, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, चाहे वो बीबीए वाला चाहे बीए वाला, जिसको आता है वो भी आंसर देगा, जिसको नहीं आता वो भी आंसर देगा, ताकि उसको पता लगे कि एक्टिवली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। समझे बात को? तो वाटर, मैं क्या बोलता हूं कि वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अगर मैं हिंदी में बात करूं, जल की, है ना, वायु के अंदर जल की उपस्थित मात्रा, है ना, वायु में जल की उपस्थित मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। शाबाश, अगर ऐसा कौन सा टाइम है डे का जहां पर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मल रहती है, यानी दिन के किस समय के सापेक्ष आर्द्रता सामान्यता न्यूनतम रहती है? इसका क्वेश्चन का आंसर दो। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आज अपने इतना ही करते हैं, फिर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक की शुरुआत करेंगे। मैंने आज आपको पैटर्न समझाया, मैंने आपको कुछ नई नई बातें बताई जिनको नहीं पता थी, है ना, तो ये हम बात कर रहे हैं। जिनको जो जानते हैं उनको मैं और बातें अपडेट करूंगा, जो नहीं जानते उनको मैं और ज्यादा अपडेट करूंगा। बच्चों मैं पहले बोल दूं, आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ आंसर देते जाओ बच्चों। शाबाश, सारे बच्चे इसका आंसर देके जाना। शाबाश, सारे बच्चे इसका आंसर देते रहो। और क्लास आपकी 2 बजे हुआ करेगी स्टार्ट, 1:50 के मैं जूम पे आऊंगा। जूम पे आपने नहीं आना, कोई इंफॉर्मेशन मिले तब आना। आप सिर्फ न्यू बच्चों को जूम पे लेकर के आऊंगा, ताकि वो एक्टिवली यूट्यूब पे क्लास लगा सके। उनको समझा दूंगा मैं, समझे? अपने फ्रेंड सर्किल को भी समझा देना कि ऐसे क्लास लगानी है डेली 2 बजे, है ना, बात कर रहे हैं। इसका आंसर बच्चों देते जाओ। शाबाश, मैं पहले बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा बुक इशू ना करवाए, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। हम हमारे सब्जेक्ट पढ़ने उतना ही बहुत टाइम है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। लास्ट में नोट्स आपको मिलेंगे भी, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, प्रॉपरली आपको काम करना है। तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो और सिलेक्शन लो, एग्जाम क्वालिफाई करो। इसका आंसर देकर जाना बच्चों, फिर इसके आंसर को मैं नेक्स्ट मंडे को एक्सप्लेन करूंगा जब हमारी क्लास होगी। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अपने। इसका आंसर देते रहो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट। बच्चों आज की बात समझ में आई आपको? सारे बच्चों को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सिर्फ आधे घंटे की मैंने क्लास रखी जानबूझ के, ताकि आप सुबह से आप क्या कर रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे, फिर आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, और तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। साथ साथ अपने क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, सैद्धांतिक बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अपने।
थैंक यू बच्चों।